ओके, सो आपके सामने टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम का 5वां पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है आइए हम लोग उनको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 1972। सो आपको मालूम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया था कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के बीच में प्रोटीन पड़ी हुई है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जिसमें फॉस्फोलिपिड फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। द फॉस्फोलिपिड इट बिहेव लाइक फ्लूइड एंड द प्रोटीन्स दे बिहेव लाइक मोज़ेक। ये मोज़ेक की तरह बिहेव कर रही हैं। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड और मोज़ेक दोनों चीज़ें हैं। ये मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सो फर्स्ट का आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन होगा फाइंड आउट द रॉन्गली मैच पेयर। इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो रॉन्ग मैच है? देखिए भाई तो सबसे पहली बात तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में राइबोज शुगर, जितनी भी शुगर्स हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है तो वो तो सही है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन ये एक प्रकार का पिगमेंट है, यस ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सही बात है, ये भी सही बात है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। और सेलुलोज हेट्रोपॉलीमर नहीं है बल्कि होमोपॉलीमर है, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज की इसमें लंबी चेन है ग्लाइकोसिडिक। तो जब मोनोमर एक ही प्रकार के हों तो ऐसा पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाता है, और अगर मोनोमर डिफरेंट टाइप के हों तो हेट्रोपॉलीमर कहलाता है। तो सेलुलोज इज नॉट द हेट्रोपॉलीमर, इट इज अ होमोपॉलीमर। तो सेकंड का ऑप्शन होगा 4। आपके सामने सेकंड इज 4 होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन आएगा। तीसरे कोचिंग में भी मैचिंग है, आप देख लीजिए। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। तो आप RER में प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन की तरफ जाइए। सेल वॉल जो होता है ये सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, तो आप सेल वॉल का काम 2 को सेकेंड के साथ मिलाइए। फ्लैजला जो है दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, अगर सेल में फ्लैजला है तो मूवमेंट में मदद करेंगे। और लाइसोसोम बेटा इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मेनली और कभी कभी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के काम भी आते हैं। तो ABCD में मैच होगा, A is 3, B is 2, C is 4 एंड D is 1। आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। आप इसे करके आगे बढ़ जाइए। थर्ड क्वेश्चन के बाद आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड। पहली बात तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस से एसोसिएटेड कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, याद रखना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये फंक्शनली कोरिलेट है, बहुत ध्यान समझिएगा। स्ट्रक्चरली कोरिलेट नहीं है, फंक्शनली कोरिलेट है। जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए यहां पर DNA प्रेजेंट हुआ है, ये DNA प्रेजेंट है आपका, तो इस DNA से आपने mRNA बनवाया, DNA से mRNA बनाया, mRNA से प्रोटीन बनी। प्रोटीन कहां बनी बेटा? RER में बनी। तो RER में प्रोटीन बनी। अब इस प्रोटीन की पैकिंग की गई गोल्गी बॉडी में। सो गोल्गी बॉडी में इसका बेटा पैकेजिंग हुई और इसका मॉडिफिकेशन हुआ। गोल्गी बॉडी के बाद बेटा यहाँ पर वैक्यूल बनाए गए या फिर लाइसोसोम बनाए गए या फिर बेटा आपको मालूम है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, यानी एक स्ट्रक्चर का फंक्शन दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट कर जाए, इसे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। अब इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है और लाइसोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इन्होंने पूछा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? ABC, यानी ये ABC को इंक्लूड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्लूड नहीं करेगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ फंक्शनली रिलेटेड। तो वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से फंक्शनली को रिलेट करते हैं उन्हें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम इनके एग्जाम्पल है। चौथे क्वेश्चन के बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन आता है। पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी किसकी बनी है? अभी मैंने बोला था सिंगर निकोल्सन का मॉडल था, और सिंगर निकोल्सन के मॉडल के अनुसार इट इज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर थी, आपको मालूम है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी और प्रोटीन थी। प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट लेयर ये नहीं होगा, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर ये भी नहीं होगा, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। तो पांचवें का आंसर होगा थर्ड आंसर करके आगे बढ़ जाइए। पांचवें के बाद आपके सामने छठा क्वेश्चन आएगा, इस पे ध्यान दीजिए, छठे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। फॉर द फैट एंड ऑयल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फैट और ऑयल के बारे में आपको ध्यान रखना है, चाहे फैट हो चाहे ऑयल हो, ये हैं ईस्टर्स, ईस्टर्स होते हैं ये, और ये ईस्टर्स होते हैं बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। तो आप फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को आपस में जोड़ देते हैं और इस तरीके से जो ईस्टर्स बनते हैं उन्हीं का नाम है फैट और ऑयल। तो आपको याद रखना पड़ेगा फैटी एसिड फाउंड ईस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, और ईस्टर आप हमेशा फ्रूटी स्मेल रखते हैं, एंड दैट्स वाई आपके फैट और ऑयल की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी होती है। तो फैट और ऑयल दे आर द ईस्टर। आगे बढ़ जाइए, 6 का पहला ऑप्शन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आएगा। 7th स्ट्रक्चर में आपने देखा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर यूजफुल फॉर मैन। बिल्कुल सही बात है, आप कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट उठाइए, उनमें से ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेटा मैन के लिए यूजफुल है, जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इवन कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स, दवाइयाँ हैं, ये सब यूजफुल है मैन के लिए। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। दूसरा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये भी सही है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव नो स्पेशल रोल फॉर होस्ट ऑर्गेनिज्म, सही है। जो ऑर्गेनिज्म इसे पैदा कर रहा है, यानी प्लांट जो पैदा कर रहे हैं गम्स, उन गम्स का यूज प्लांट के लिए क्या है, ये कंट्रोवर्शियल है, पता नहीं क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन प्लांट अगर गम यूज कर रहे हैं तो ह्यूमन के लिए तो बड़ा यूजफुल है। तो इसके बाद तो इसमें से पूछा जाएगा इनकरेक्ट, तो इनमें से इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं निकला, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो नन इसका आंसर होगा। ऑल आर करेक्ट, तो इसका आंसर नन कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए, 8वां क्वेश्चन देखिए। हो सकता है आपके सामने डायग्राम में ब्लैक की वजह से दिख ना रहा हो, तो मैं बता दूं यहाँ C है, इसके साथ ये X जुड़ा हुआ है, ये C है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर Y जुड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद बेटा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें X और Y एक साथ है, प्लस C के साथ डबल बॉन्ड C है, यानी कार्बन और कार्बन की चेन से X और Y को अलग कर दिया गया। X और Y के बॉन्ड को तोड़ना इट इज नोन एज लिसिस, और लिसिस करने वाले एंजाइम इट इज नोन एज लाइजेस। याद रखना, ये लिसिस वाटर की प्रेजेंस में होती तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और एंजाइम का नाम हाइड्रोलिसिस होता, लेकिन यहाँ पानी नहीं प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई इसका आंसर लाइजेस जाएगा। तो 8वें का आंसर होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए, 8वें के बाद आपके सामने 9वां क्वेश्चन आएगा, और 9वें क्वेश्चन में आपसे होगा एंजाइम जनरली फंक्शन। याद रखना, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम पीएच होता है, यानी वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के ज्यादातर एंजाइम 37 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास काम करते हैं, 50 डिग्री तक ले जाओगे तो काम करना बंद कर देंगे। जैसे स्टमक के एंजाइम है, एसिडिक पीएच में काम करते हैं। मान लो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, वो स्टमक में तो काम करेगा लेकिन डिओडेनम में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा डिओडेनम में? क्योंकि जो डिओडेनम है उसका पीएच, डिओडेनम का पीएच बेटा बेसिक होगा और स्टमक का पीएच होगा एसिडिक। तो जो लोग एसिडिक पीएच में काम करते हैं वो बेसिक पीएच में काम करना बंद कर देते हैं। तो दे वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, और इस तरीके से आप 9वें क्वेश्चन का आंसर जो लगाएंगे वो सेकंड लगाएंगे। आगे बढ़ जाइए, 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन आया, इंक्लूजन बॉडीज आर। सबसे पहले तो याद रखना, इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, देयर इज नो और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ऐसी कोशिकाएं जिनमें नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं ऐसे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब बेटा इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ बेटा केमिकल्स की बॉडीज पाई जाती हैं, नॉन मेम्ब्रेनस केमिकल बॉडीज पाई जाती हैं।
दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडी। अब इन इंक्लूजन बॉडीज में बेटा आपको मालूम होना चाहिए फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकते हैं, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, गैस, इस तरीके से इंक्लूजन बॉडी गैस की बॉडीज हो सकती हैं। तो ये रिजर्व मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज आर रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। 10वें का आंसर पहला ऑप्शन सही है, याद रखना। आगे बढ़ जाइए। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसे भी देखिए। बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय द पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस स्पेस। याद रखिए, अगर आपने न्यूक्लियस कभी भी देखा है तो आपने देखा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। साथ में यहाँ पर पोर पाए जा रहे हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर, इनमें से कुछ मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, याद रखना, दे आर द आउटर मेम्ब्रेन, और कुछ मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। अब बोल रहे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो बेटा स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, इसका साइज क्या होता है? इट इज 10 to 50 नैनोमीटर। यानी ये वाला साइज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस साइज, इन दोनों के बीच का जो साइज है वो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। ये लर्न करने वाली बात है। आगे बढ़ जाइए। 11वें क्वेश्चन के बाद आता है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन एक्चुअली ये प्लांट सेल के बीच में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, दो प्लांट सेल के बीच में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है मिडिल लैमेला। अब ये जो मिडिल लैमेला होता है भाई, ये कैल्शियम पेक्टेट नाम के मटेरियल का बना होता है। तो पेक्टिन और कैल्शियम का मिलकर बना होता है, दैट इज नोन एज कैल्शियम पेक्टेट। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। 12वें क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13वां आएगा, और 13वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की ज्यादातर एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं भाई? साइटोप्लाज्म में होंगी, कोई भी कोशिका होगी, न्यूक्लियस के बाद जो पड़ा हुआ मटेरियल प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो 4th हो जाएगा। द मेन एरिया और एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ जाइए। 13वें के बाद आपके सामने 14वां क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। याद रखना, एक फेमस सेइंग है, इट इज नोन एज omnis cellula e cellula। यानी कोई भी नई सेल पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ये शब्द रुडोल्फ वर्को ने बताया था, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। सेल थ्योरी को स्लेडीन एंड सॉन ने दिया था, मॉडिफाई रुडोल्फ वर्को ने किया था। तो इसका आंसर होगा 14 कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है। ऑल न्यू सेल डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो 14वें का आंसर होगा थर्ड करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। 15वां क्वेश्चन आएगा। रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विद। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट दिए गए हैं, साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट में से दिया गया है बेटा। रामचंद्रन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा रामचंद्रन प्लॉट था। ये जो बेटा पेपर है, या ये जो बेटा जो भी चीज़ें लिखी गई हैं रामचंद्रन प्लॉट में, इट इज़ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ऐसी बायोलॉजी जिसमें हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं हम वेरियस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखने के लिए एक प्लॉट बनाया गया, रामचंद्रन प्लॉट। सो ये आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 15वें का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15वें के बाद 16वां क्वेश्चन आएगा। अब इस 16वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब। कौन सा कोशिकी पार्ट एकदम सही डिस्क्राइब किया गया है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पार्ट को सेलुलर पार्ट बोलते हैं। नंबर 1 इज नोन एज थाइलाकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर।
सो होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये रहा से आउटर मेम्ब्रेन, फिर रही इनर मेम्ब्रेन। इन इनर मेम्ब्रेन में बेटा कॉइन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज कॉइन शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है थाइलाक्वाइड, और थाइलाक्वाइड के ग्रुप का नाम होता है ग्रेना। तो याद रखना, थाइलाक्वाइड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना, ये सही आंसर लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो भाई सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन सही। चलो दूसरा पढ़ लें। सेंट्रियोल शार्ट फॉर आरएनए सिंथेसिस, ये गलत है। राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट और लार्जर, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं वो 70s होते हैं, ये भी गलत है। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव पीएच अबाउट द 8.5, नहीं। लाइसोसोम बेटा एसिडिक पीएच में काम करने वाले एंजाइम को रखता है, एसिडिक पीएच मतलब लेस देन 7, तो ये भी गलत है। बाकी सब गलत है, पहला सही है, तो इसका आंसर 16वें का आंसर पहला होगा। आगे बढ़ जाइए, 16वें के बाद 17वां क्वेश्चन आएगा। 17वें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। यहां पर क्रोमोसोम बने और क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाया जा रहा, यहां पर भी क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाया जा रहा है, और यहां पर भी क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाया जा रहा। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये तीनों क्रोमोसोम के मूवमेंट अलग अलग पोल में जा रहे हैं, और जब भी कभी क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स में जाते हैं तो ये एनाफेज होता है। तो पहले तो याद रखना, सेल की अलग अलग पोल पर जब कभी क्रोमोसोम मूव करते हैं तो याद रखना बीच में ये इस टाइप को हम लोग एनाफेज बोलते हैं। तो ये मान के चलिए ये भी एनाफेज है, ये भी एनाफेज है, ये भी एनाफेज। अब तीनों को पहचाने कैसे? ओके, अब ध्यान सुने। जब भी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम अपीयर होंगे, क्रोमोसोम जब भी अपीयर होंगे ये 2 क्रोमेटिड के साथ अपीयर होंगे। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये 2 क्रोमोसोम, ये बेटा क्रोमोसोम का पेयर है। अब अगर ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएं, याद रखना क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए तो पेयर टूटेगा, और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगी या 4, तुमको ये 4 इस तरीके से आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो जब बेटा तुम्हें क्रोमोसोम में 4 ब्रांचेस दिखें या 2 क्रोमेटिड दिखें, तब मान लेना क्रोमोसोम अलग हो रहे। इसका मतलब ये N था, ये N था, इसका मतलब 2N क्रोमोसोम N और N करके सेपरेट हो रहे हैं, और N और N होना ये मियोसिस की पहचान है। तो यहां पर जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये N है, ये N है, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर तो भाई मियोसिस हो रही, मियोसिस, इट इज मियोसिस। ओके, अब ध्यान सुनना। और अगर क्रोमोसोम बेटा, अगर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूट रहा, सेंट्रोमियर से टूट रहा, तो जब क्रोमोसोम अलग होगा तो हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होगी। ये वाली क्रोमेटिड इधर चली जाएगी, ये वाली क्रोमेटिड इधर चली जाएगी। और ऐसा जब भी होगा, ऐसा जब भी होगा तो या तो ये माइटोसिस होगी, माइटोसिस, ये होगी मियोसिस फर्स्ट, या तो ये होगी बेटा मियोसिस सेकेंड, क्योंकि मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करते हैं। तो आइए अब हम लोग इन डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। ए, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। तो बोले ए इज एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, नहीं, ए और बी या तो माइटोसिस हो सकती है या तो मियोसिस सेकेंड हो सकते हैं, गलत। बी इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस, बी इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये सही हो सकता है। फिर ए एनाफेज ऑफ माइटोसिस, सेकेंड ऑप्शन। ओके, अब इसमें गड़बड़ क्या है, माफ करिएगा, यहां पर जब बेटा इन्हें खींचा जाएगा तो इनकी स्ट्रक्चर जो होंगे, ये जो स्ट्रक्चर होंगे ये इस तरीके से नहीं होंगे बल्कि ऐसे होंगे, यानी एक दूसरे से टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये डायग्राम ही गलत है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम गलत है। तो बी बेटा माइटोसिस नहीं हो सकता, बी डायग्राम गलत है। तो अब आप केवल ए और सी के बीच में कर सकते हो, तो बी तो भाई डायग्राम गलत हो गया। ए इज अ मेन एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एकदम सही है, क्योंकि बेटा यहां पर सेंट्रोमियर टूट करके बेटा क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा। और सी इज एनाफेज 2, नहीं, अगर सी है मियोसिस फर्स्ट रखना पड़ेगा आपको, मियोसिस सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि एनाफेज 2 इज द पार्ट ऑफ मियोसिस 2।
तो इसका आंसर थर्ड होगा। आप इसका आंसर थर्ड लगाइए और आगे बढ़िए। दिस थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका दिस 77वें क्वेश्चन का आंसर थर्ड होने के बाद 18वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। आइए, a typical eukaryotic cell illustrated by human cell in culture. These cell divide once in approximately. तो बोलते हैं कि 24 घंटे में टिपिकल ह्यूमन सेल डिवाइड कर जाती है। हर 24 घंटे में एक टिपिकल ह्यूमन सेल डिवाइड कर जाती है। 90 मिनट तो ये ईच सेल का डिवीजन है, इसलिए आप लोग ह्यूमन सेल अगर कल्चर में ले रहे हैं तो 24 घंटे लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 18वें के बाद 19वां क्वेश्चन आया, विच वन इज फॉल्स अबाउट G1 फेज। तो भाई G1 फेज और S फेज और G2 फेज ये आपको आनी चाहिए, इसलिए पहले G1 S G2 एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा दूं। होता यूं है कि जो सेल साइकिल है उस सेल साइकिल में इंटरफेज 95% टाइम पर होता है। तो इंटरफेज की पहली फेज है G1, दूसरा है S, तीसरा है G2। तो ये रही इंटरफेज। ओके, इंटरफेज के बाद आप M फेज में जाते हैं। ये रही M फेज। M फेज में पहली फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये रही टीलोफेज। तो टीलोफेज तक तो कैरियोकाइनेसिस है, इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। और बाकी ये वाला बचा हुआ पार्ट इट इज साइटोकाइनेसिस। ओके, अब G1 फेज में सेल आरएनए थोड़ा बहुत बनाती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन बनाती है। S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। G2 में भी बेटा कुछ बहुत प्रोटीन और आरएनए बनता है। यहां पर सेल नॉन डिवाइडिंग है, नॉन डिवाइडिंग, और सेल डिवाइड करना करती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अब G1 फेज के रेस्पेक्ट में क्या गलत है, विच वन इज फॉल्ट? इट अकर्स बिटवीन M फेज। याद रखना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिला करके M फेज बोलते हैं। तो इट M फेज और S फेज, यानी M फेज और S फेज के बीच में G1 है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। इन इट सेल आर मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअसली ग्रो, भाई ये भी सही है। इट इज अ प्री सिंथेटिक एंड पोस्ट माइटोटिक, माइटोसिस के बाद, और S फेज का नाम होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक के पहले। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, नहीं ये गलत है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो S फेज में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपका यही आंसर जो होगा, यही ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि आपसे फॉल्स पूछा गया है। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ जाइए। 19वें के बाद 20वां क्वेश्चन आया, हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 80 सीड ऑफ हायर प्लांट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगभग हर बच्चा कैलकुलेट करना चाहता है, और कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अच्छा, हायर प्लांट में हम लोग एंजियोस्पर्म को ले रहे हैं, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सीड बनाते हैं। तो हम चूंकि बेटा सीड फॉर्मेशन मेनली एंजियोस्पर्म में देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, पर एंजियोस्पर्म का सीड फॉर्मेशन आगे मान के चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि हमारे पास एंथर होता है, ये रहा एंथर, ओके। इस एंथर में होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके, ये 2n होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होती है, आप ध्यान समझिएगा। तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर, और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाते हैं, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन सीड बनाने में काम आएंगे। तो अगर मुझे 80 पॉलन ग्रेन मिल जाए तो 80 सीड मिल सकते हैं। तो 1 से 4 तो 80, 20 मियोसिस करनी पड़ेगी। एक मियोसिस में 4 तो 20 मियोसिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 1 में से 4, 20 मियोसिस में से 80 पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे। अब केवल पॉलन ग्रेन से सीड नहीं बनता, बल्कि पॉलन ग्रेन के अलावा हमें एम्ब्रियो सैक भी चाहिए। अब एम्ब्रियो सैक कहाँ है? ये रहा बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर रहा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल।
मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये भी 2n होती है। मेगा स्पोर मदर सेल में एक मियोसिस कराइए, नो डाउट यहां पर भी 4 मेगा स्पोर बनेंगे, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाता है और एक बचता है, और वही एक बनाता है एम्ब्रियो सैक, द सेम एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में होती है बेटा 7 सेल 8 न्यूक्लियस। खैर हमें इस एम्ब्रियो सैक से सीड बनाना है या एम्ब्रियो बनाना है, तो एक एम्ब्रियो सैक, ओ माय गुडनेस, एक एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए ध्यान सुनिएगा, एक एम्ब्रियो सैक को फिर से सुन लीजिए, एक एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए ओव्यूल में एक मेगा स्पोर मदर सेल एक मियोसिस करेगी। हालांकि एक मियोसिस में बनने 4 चाहिए, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। तो यानी एक मेगा स्पोर मदर सेल एक मियोसिस से एक एम्ब्रियो सैक बना पाएगी, और मुझे ऐसे 80 एम्ब्रियो सैक चाहिए, 80। तो 80 बेटा मियोसिस होनी पड़ेगी। तो हमें 80 मियोसिस चाहिए फीमेल में, और बेटा मेल में तो हमने बताया ही था, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बनाता है, तो 20 यहां से चाहिए। तो कि 20 से बेटा 80, 20 चौके 80, 2 चौके 8, तो 20 मियोसिस इधर से और 80 मियोसिस इधर से, 80 और 20 मिला करके 100। तो आंसर विल बी द 100। तो हाउ मेनी मियोसिस, 20th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 100 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, कॉलम को मैच कराइए। क्रिस्टी, अब ये क्रिस्टी क्या बला है? आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, इन्हीं इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टी, दे आर नोन एज क्रिस्टी। अब इनमें बेटा क्रिस्टी में बेटा ईटीएस पाई जाती है, तो यू नो दैट ईटीएस में हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, एटीपी फॉर्मेशन की जगह मिलती है। तो अब आपके सामने क्रिस्टी क्या है और कैसे काम करती है। क्रिस्टी एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन के दौरान काम आती है, ईटीएस रेस्पायरेशन। सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल, ये किसके मेंबर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो सिस्टर्नी बेटा आपको पैकेजिंग के काम आ जा सकती है, और सिस्टर्नी बेटा गोल्गी बॉडी में भी होती है, तो पैकेजिंग के काम आ जाते हैं। और थाइलाकॉइड एटीपी जनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड आगे चल के ग्रेना बनाती है, और ये ग्रेना फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी बनाती है बाय द लाइट रिएक्शन। सो A is 2, B is 3 and C is 1. A is 2, B is 3 and C is 1. That is the second option. 21वें का सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, 22वां क्वेश्चन आएगा। अब 22वें क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर देखना है। हालांकि ये क्वेश्चन मेनली बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से चला गया। आरबीसीज जो होती हैं ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये बाई कॉनकेव होती है, लाइक दिस, बाई कॉनकेव। तो ये तो सही है। WBC का कोई अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई शेप नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, तो ये अमीबॉइड होती है। कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरोड एपिथेलियम है, जो बेटा जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, जीआई ट्रैक्ट, और ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं कॉलमनर। और नर्व सेल जो होती हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं, इसीलिए इन्हें नर्व फाइबर बोलते हैं। तो A is 1, B is 2, 3 is C is 3 and D is 5. A is 1, B, तो इसका आंसर होगा 22 का पहला ही आंसर होगा सही, बाकी गलत है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन आरबीसी। याद रखना सिंगर निकोलसन मॉडल से तीसरी बार क्वेश्चन आया जो इस पेपर में। हमने बोला था कि बेटा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो पूछते हैं कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, कितना फॉस्फोलिपिड होगा, कितना प्रोटीन होगा। मैं क्लास में हूँ, फोन करूँ अगर इमरजेंसी ना हो तो। हेलो, आगे चलिए। तो बोलते हैं कितना प्रोटीन होगा,
प्रोटीन कितना प्रेजेंट होगा और फॉस्फोलिपिड, सॉरी ये प्रोटीन है, आई एम सॉरी, प्रोटीन, दिस वन इज प्रोटीन, और कितना फॉस्फोलिपिड होगा, क्या इसके बारे में कुछ आइडिया है? तो इसके बारे में आरबीसी में आइडिया है। तो आरबीसी में ये एनसीईआरटी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को डायरेक्ट देखना है कि आरबीसी में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होती है। तो ये 92% हुआ, बाकी क्या होगा? बाकी सब अदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। यानी सिंगर निकोलसन मॉडल ये करता है कि लिपिड और प्रोटीन के अलावा सम कार्बोहाइड्रेट, सम कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा वैल्यू 52% और 40% डायरेक्ट एनसीईआरटी की वैल्यू है। अगला स्वेडबर्ग यूनिट, अब ये क्या बोला है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा 80S राइबोसोम या फिर 70S राइबोसोम। तो व्हाट इज एस? एस एक यूनिट है, इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, और स्वेडबर्ग यूनिट स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताई होगी। तो स्वेडबर्ग यूनिट को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से यूनिट होता है? ये यूनिट किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल की डेंसिटी, सेडिमेंटेशन रेट और साइज के बारे में बताता है। अगर स्वेडबर्ग यूनिट ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा, सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा, साइज ज्यादा। अगर बेटा स्वेडबर्ग यूनिट कम है तो डेंसिटी कम, साइज कम और सेडिमेंटेशन रेट कम। तो बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, साइज, सेडिमेंटेशन रेट। इसका मतलब ऑल, इसका आंसर ऑल होगा। तो 24 में आप जाइए, ऑल में आगे बढ़ जाइए। 24 के बाद आता है 25, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एंड दीज एंजाइम आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये डाइजेशन के लिए होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। आपको याद रखना, एसिडिक पीएच वो पीएच होता है जो लेस देन 7 होता है, यानी द रेंज जो बेटा 1 से लेकर के 6 पीएच पर काम करते हैं। तो ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लाइसोजेन, तो लोअर पीएच देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के पीएच से लो पीएच पे काम करने वाले हैं लाइसोसोम। तो 25 का आंसर जो होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, 25 के बाद 26 क्वेश्चन आता है, इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आपकी पूरे कोर्स में रट्टा मत मारना, ध्यान सुन लेना। एक किंगडम है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल तक सब यूकैरियोटिक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू मतलब ट्रू। और मोनेरा एक ऐसा मेंबर है जो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक वो लोग होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब मोनेरा के जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है, तो आपको कहीं पर भी बैक्टीरिया दिखाई पड़ जाए वो यूकैरियोटिक नहीं होगा। अब एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है ई कोलाई के नाम से, तो अब आप मान के चलो कि ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये तो सर प्रोकैरियोटिक है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब कोई भी होगा यूकैरियोटिक होगा। जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, it is belong to protista, paramecium belong to protista, euglena belong to protista, और ये सब यूकैरियोटिक है। एस्चेरिचिया कोलाई belong to monera and ये प्रोकैरियोटिक है। तो आंसर विल बी थर्ड। आगे बढ़ जाइए, 26 के बाद आता है 27, और इस 27 को ध्यान से देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल करेक्ट वंस ओनली। अब देखिए, राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट। ये बात सही है, जॉर्ज पैलेट ने इन ग्रेनुल के बारे में पढ़ा था। 27 याद रखना, बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना, सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर बना करके एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। A single human cell has approximately 2.2 meter long thread of DNA distributed in one chromosome. No doubt human DNA 2.2 मीटर का होता है, यस, लेकिन 1 क्रोमोसोम में नहीं होता, ये 23 पेयर क्रोमोसोम में होता है, तो ये गलत है।
पहला सही दूसरा सही, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, 27वें का ऑप्शन होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया, हाउ मैनी ऑफ द गिवन फीचर आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सबसे पहले तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अपने मान बना करके सोचिए। आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। ओके, और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर, डबल हेलिकल। इसके अलावा ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। तो ऐसा मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करता है, और इसमें 70S नाम के राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो पूछते हैं इस राइबोसोम से क्या क्या बातें सही हैं। इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन के द्वारा नहीं होता डिवीजन, इसका ये गलत है। आउटर एंड मेम्ब्रेन दे रहा है ऑन स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में अलग अलग एंजाइम होते हैं। रादर इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी होते हैं, आउटर में तो एंजाइम बहुत कम होते हैं। एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होगा क्योंकि ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद करते हैं, और सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनमें पाया जाता है। तो ए सी डी ई 1 2 3 4 चार ऑप्शन इनके सही हैं, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट? दे आर द 4 स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट हैं, तो आंसर इसका लगेगा फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। 28वें के बाद आता है 29वां क्वेश्चन, इस पे देखिएगा। ए इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है जो सेल ऑर्गेनल है जिसने रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था पहली बार। और पहली बार जब ये डिस्क्राइब किया गया था तो बेटा डिस्क्राइब करके बताया गया था, ओके, बताया गया था कि ये 1831 में डिस्क्राइब किया गया था। इसे स्टेन किया गया था बेसिक डाई से, क्योंकि इसके अंदर का मटेरियल एसिडिक होता है, तो एसिडिक बेसिक डाई से स्टेन हो गए थे। और इनका नाम क्रोमैटिन रखा था फ्लेमिंग ने इसका नाम बेटा क्रोमैटिन रखा था। तो पहला न्यूक्लियस, दूसरा 1831, तीसरा बेसिक, चौथा फ्लेमिंग। तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन। 29 के बाद आता है 30th क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए। इन बैक्टीरिया स्ट्रक्चर प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। आपको मालूम है फ्लैजेला से मोटिलिटी आती है, नो डाउट। 30th क्वेश्चन का आंसर जो होगा फ्लैजेला होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर फिम्बरी और पिलाई क्यों नहीं? फिम्बरी और पिलाई ये अटैचमेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, अटैचमेंट और रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। तो ये तो बेटा मोटिलिटी नहीं देंगे, मोटिलिटी के लिए केवल फ्लैजेला आएगा। तो 30th का आंसर होगा थर्ड। आगे बढ़िए, 30th के बाद आएगा 31st, 31वां क्वेश्चन। प्लांट हैविंग सिंगल क्लोरोप्लास्ट, लर्न कर लीजिए, इसका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। लर्न कर लीजिए, इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 हो, ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल्दो कुछ और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, पर डरिएगा मत, हम लोग लकीर पीटते रहते हैं एनसीईआरटी की लाइन की, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से क्लेमाइडोमोनास लिखा है, इसलिए आंसर मैं क्लेमाइडोमोनास दे रहा हूँ। आगे बढ़ जाइए। कैरोटिनॉइड ये पिगमेंट्स होते हैं, और इन पिगमेंट्स की वजह से कलर आता है। अगर बीटा कैरोटिनॉइड है तो हरा कलर आएगा, और नॉर्मल कैरोटिनॉइड है तो बेटा ऑरेंज या रेड कलर आते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस है, इट इज कलरलेस, तो इसमें तो कैरोटिनॉइड होगा नहीं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, और कलरफुल में भी बेटा रेड कलर है, इसलिए टमाटर का कलर रेड होगा ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों में कैरोटिनॉइड होते हैं। तो आंसर होगा 1 और 2। कुछ लोग बोलेंगे सर क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं, क्लोरोप्लास्ट में बीटा कैरोटिनॉइड्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस तरीके से पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड नाम का पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होगा, ऑप्शन 1 और 2। तो 32 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए।
33 क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल। अच्छा, अब आप ध्यान सुनिए, हमारे पास एक प्लांट की सेल है, प्लांट सेल का अपना एक न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए वगैरह है, लेकिन इसी प्लांट सेल में बेटा एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, दिस इज अ वैक्यूल, और इस वैक्यूल के अंदर सेल सैप नाम का मटेरियल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म नहीं, सेल सैप, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब इस टोनोप्लास्ट से अंदर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके चीजें डाली जाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके कोई चीज डाली जा रही है तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन होगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ डाली जाएगा। याद रहे, इस टोनोप्लास्ट के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल ज्यादातर समय पर डाले जाते हैं, कुछ सिक्रीटरी मटेरियल भी डाले जाते हैं। तो टोनोप्लास्ट एक डस्टबिन की तरह काम करता है, जिसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें चीजें भरी जाती हैं। तो आपके सामने आंसर सेकंड होगा 33 का, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ जाइए, 33 के बाद आता है 34। इसे देखिए, नॉन पोलर टेल ऑफ बाइलिपिड लेयर इज मेड अप ऑफ। ध्यान सुनो, ये रहा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में एक हेड होता है, एक टेल होती है। जो हेड होता है इट इज पोलर, और टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। तो उनमें पूछते हैं कि पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट किसका बना होता है। ये पोलर पार्ट है मेनली दिस, पोलर पार्ट में बेटा मेनली प्रेजेंट होता है प्लस माइनस साइन के पोल्स, यानी आयनिक फॉर्म होता है, और नॉन पोलर फॉर्म जो होता है ये लंबी चेन, लॉन्ग चेन होता है, और ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की होती है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब इनमें कार्बन की बड़ी लंबी चेन, कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन, एक लंबी चेन पाई जाती है। याद रहेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ भी माने, तो 34 का आंसर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मेड होने वाली नॉन पोलर सेल्स हैं, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड। आगे बढ़ जाइए, 35 क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। पहले तो सुन लो, बार बार ये शब्द आएगा, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, यानी नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, नॉन मेम्ब्रेनस। और याद रखना, किसी भी सेल में न्यूक्लियस की हैसियत राजा जैसी है, तो अगर राजा को कपड़े नहीं है तो प्रजा को कपड़े नहीं होंगे, इसका मतलब नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल भी होंगे। और डीएनए तो होगा भाई, आरएनए भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये प्रोकैरियोट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारे स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेनस होने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा उनमें स्ट्रक्चर होगा जिन्हें बोलते हैं मीजोसोम, वो बात की बात है, आगे पढ़ लीजिएगा। 36 क्वेश्चन आया, इस पे ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मीजोसोम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आ गया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां आउट पॉकेट बनाती है, इन पॉकेट्स बनाती है। ये जो पॉकेट्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉकेट्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं मीजोसोम्स। अब इन मीजोसोम में अलग अलग काम के लिए फोल्डिंग्स हैं। याद रखना, इन मीजोसोम में पिगमेंट होंगे तो ये क्रोमेटोफोर बोली जाएंगी। अगर इन मीजोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये ट्यूब्यूल जैसी हो सकती हैं, लैमेला जैसी हो सकती है, वेसाइकल हो सकती हैं। तो याद रखना, मीजोसोम में भी, वेसाइकल में भी, ट्यूब्यूल में भी, लैमेला किसी प्रकार की हो सकती हैं। ये इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये भी सही है। और ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट में पाई जाती है। इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो इसका आंसर होगा ऑल। विच इज करेक्ट अबाउट मीजोसोम, आंसर होगा ऑल। तो 36 का आंसर होगा ऑल। आगे बढ़ जाइए, 36 के बाद आता है 37। इसे देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच।
गैस वैक्यूल इन ग्रीन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। ग्रीन बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद अब मन में चल रहा होगा ऑक्सीजन निकालता है, नहीं, ये सल्फर निकालते हैं और सल्फर के वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ये ग्रीन बैक्टीरिया में, सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, गलत हो गया। प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक, सही है। मिथेनोजेन प्रोकैरियोट है ये बैक्टीरिया, भी सही है। तो मिसमैच में आपका हो गया दिस वन, सेकंड। 37वें का सेकंड ऑप्शन जो होगा वो मिसमैच होगा, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं बल्कि प्लांट सेल में पाया जाता है। 37 के बाद आया 38, इस पे ध्यान दीजिए। न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, अब ये मैंने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाया था, फिर से बना देता हूं। ये रही सेल, ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो ER ही है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का सृजन करता है, निर्माण करता है। तो बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम पाए जाने की वजह से एंडोप्लाज्मिक का स्मूथ की बजाय RER कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ओके, 38 के बाद आता है हमारे पास 39, इसे ध्यान से देखिएगा। Which of the following is correct? क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मैंने पहले पढ़ाया था। क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, तो सही है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, ये भी सही है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यहाँ वाला स्पेस जो होता है इसे स्ट्रोमा बोलते हैं, ये भी सही है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही, यानी ऑल ऑफ द अबव, सब का सब सही है। आगे बढ़ जाइए। 39 40th क्वेश्चन आया, इस पे देखिए। द फेज ऑफ सेल साइकिल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट DNA एंड रिमेन सेम एज बिफोर। सेल साइकिल के बारे में पहले बताया था। इंटरफेज में ये रही G1, ये रही S, ये रही G2। यहां तो DNA रेप्लिकेशन हो चुका है, और DNA रेप्लिकेशन हो चुका है तो DNA अपना अमाउंट डबल कर चुका है। तो डू नॉट रेप्लिकेट DNA, इसका मतलब ये S फेज नहीं है, क्योंकि S फेज होती तो उसमें रेप्लिकेट होता DNA। इट्स DNA एंड रिमेन द सेम एज बिफोर, और इसका DNA पहले जैसा ही होना चाहिए जैसा कि बेटा M फेज में था। तो M फेज वाला DNA रखना ये जीवन का काम है, क्योंकि S फेज के बाद मान लीजिए DNA यहाँ पर C था, तो S में 2C हो गया, तो G2 में भी 2C रहेगा। तो ये सेम एज बिफोर नहीं रहेगा G2 में, तो G2 भी नहीं हो सकती। तो G1 आंसर रहेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। अब आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर वाई नॉट प्रो फेज, वाई नॉट मेटा फेज, वाई नॉट एनाफेज, टीलोफेज, क्योंकि ये फेज मेटाबॉलिकली उतनी एक्टिव नहीं है जितनी G1 है। ओके, तो आपके आंसर में इसका आंसर होगा G1। आगे बढ़ जाइए, तो 41 का G1 आंसर करके आगे बढ़िए। सॉरी 40 का, 40 के बाद आएगा 41। मार्क द स्टेज ऑफ सेल साइकिल में सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। फिर से सुनना, ये रहा क्रोमोसोम, थैंक यू वेरी मच। ये इसका रहा सेंट्रोमियर, यहां पर बेटा स्पिंडल बने, यहां पर स्पिंडल बने, और स्पिंडल टूटने लगे। स्पिंडल टूटे क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, पर अभी भी इनकी क्रोमेटिड आपस में जुड़ी रह गई। ये देखिए, इन्हें खींचा गया तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने करके अलग अलग पोल में जाने लगा, अलग अलग पोल में जाने लगा, लेकिन अभी भी इनकी क्रोमेटिड है, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये पार्ट होता है एनाफेज, लेकिन एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस में हो रहा। मियोसिस होता तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते, यहाँ पेयर नहीं बल्कि एक क्रोमोसोम अलग हो रहा। या फिर यही काम होता है मियोसिस सेकेंड। कभी भूल जाएं तो याद रखना, मियोसिस सेकेंड इज एज इट इज लाइक माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस सेकेंड में बहुत सारी समानता है। खैर, आपके इस क्वेश्चन का आंसर या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस सेकेंड होगा, और वो भी एनाफेज। तो याद रखना,
मेटाफेज हो नहीं सकता, टीलोफेज हो नहीं सकता, एनाफेज फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है, तो केवल एनाफेज पटा जो कि माइटोसिस का पार्ट है। तो मार्क द स्टेज ऑफ सेल साइकिल इन विच द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड मूव अपोजिट पोल, इट इज माइटोसिस में भी एनाफेज, और एनाफेज के दौरान ऐसा होता है। ये क्वेश्चन अभी डायग्राम की बेसिस पर भी थोड़ी देर पहले पूछा गया था, तो इसका आंसर एनाफेज होगा। आगे बढ़ जाइए, 41 के बाद आएगा 42। इसे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में 2n से हम लोग n हो जाते हैं। तो पहले तो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, और क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के बाद जो गैमीट बने हैं, ये हैं गैमीट्स, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, और गैमीट्स आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके 2n जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फर्दर बेटा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि 2n होता है। ऑर्गेनिज्म फिर से मियोसिस करता है और फिर से गैमीट बनाता है, और फिर गैमीट फ्यूज होते हैं। तो ये साइकिल n to n की चलती रहती है। तो मियोसिस ना होता तो गैमीट एज इट इज 2n बनते, और अगर गैमीट 2n बनते तो 2n ऑर्गेनिज्म 4n हो जाता। अब 4n वाला गैमीट बनाता क्योंकि मियोसिस ना होती, तो गैमीट 4n बनते, और 4n करके 8n बन जाता। इस तरीके से जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ता चला जाता। मियोसिस ही है जो क्रोमोसोम नंबर हाफ करके स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस रखता है। तो मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि मियोसिस में होती है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेशन करके वेरिएशन लाते हैं, तो वेरिएशन भी होता है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 42 का आंसर होगा फोर्थ। आगे बढ़ जाइए, 42 के बाद आएगा 43। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एस फेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, फिर से एस फेज आई, फिर से मैं बताऊंगा कि आप ध्यान से देखिए, G1 S G2, यहां डीएनए डुप्लीकेशन होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। पर याद रखना, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। ओके, तो ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, सही है, यस फेज है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट इंक्रीज, बिल्कुल सही है, नंबर इंक्रीज नहीं करता, केवल अमाउंट इंक्रीज करता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेट, नहीं, प्लांट सेल में नहीं बल्कि एनी सेल में डुप्लीकेट होता है। नॉट करेक्टराइज बाय, कौन सी चीज से करेक्टराइज नहीं है, ये वाली बात करेक्टर नहीं रखती है स्पेस के, क्योंकि ये तो एनिमल सेल में पाया जाता है। तो दिस विल अवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। 43 का आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ जाइए, 43 के बाद आता है 44। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट इन द सेल एट G1 G2 एंड एनाफेज स्टेज when the content after mitotic phase is 40। आइए, ये सेल रही, आइए इसे ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये रहा G1, ये रहा S, ये रहा G2। ओके, यहां से यहां तक रही M फेज। M फेज के बाद 40 पिकोग्राम क्रोमोसोम नंबर है, 40 पिकोग्राम। तो जो S फेज के बाद वाली सेल है, जो स्टेज है वो G1 है, तो G1 में भी 40 पिकोग्राम ही रहेगा। लेकिन इसके बाद आती S फेज। S फेज में बेटा ये अपना डीएनए डुप्लीकेशन कर देगा। डीएनए डुप्लीकेशन करने की वजह से बेटा, डीएनए डुप्लीकेशन करने की वजह से 40 बिकम 80, यानी 80 हो जाएगा। 80 ही ये G2 तक रहेगा। तो G1 में 40 और G2 में 80, G2 में 80 हो गया, ये आंसर रहेगा 44 का। इसके बाद G2 के बाद आएगा प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। तो प्रोफेज में भी 80 रहेगा, मेटाफेज में भी 80 रहेगा। अब 80 जितना है 80 वो एनाफेज में अलग अलग जाने लगेगा। अलग अलग जाने लगेगा मतलब अभी जा नहीं पाया, अलग अलग सेल में गया नहीं है, जाने लगा है।
सेल एक ही है लेकिन दो भाग में टूटने लगा है। अगर यही टीलोफेज होता तो अलग अलग सेल में चला गया होता, तब वो 80 40 40 बढ़ गया होता, लेकिन एनाफेज तक तो 80 ही रहेगा। तो G1 40, यहाँ 80, यहाँ 80 और एनाफेज तक 80। तो G1 40 S या फिर G2 80 और एनाफेज भी 80, जहां पर आंसर दिया गया हो वही आंसर आपका आंसर होगा। G1 40, G2 80 और एनाफेज भी 80 पिकोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर गलत है, आप देख लीजिएगा। 44 के बाद आता है 45, इसको सही ढंग से मैच कराइए। G1 फेज करेक्ट मैच। ग्रैप 1 फेज, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। एस फेज इज सिंथेसिक फेज। तो याद रखना, अब मैच कराइए। G1 गैप 1, ओके, साइटोकाइनेसिस इज साइटोप्लाज्म डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन और एस फेज इज सिंथेटिक फेज। तो A is 1, B is 3, C is 2 and D is 4। 45वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सेकंड। आगे बढ़ जाइए। 46वां क्वेश्चन आया, इसको भी मैच करा रहे हैं या सीक्वेंस लिख रहे हैं। बोले पहले क्या होता होगा? पहले ये होता होगा कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा ये टूटता होगा, सेंट्रोमियर टूटता होगा। फिर क्रोमैटिड सेपरेट करते होंगे। सेंट्रोमियर टूटने के बाद ये मूव करना चालू करते होंगे, क्रोमैटिड मूव करना चालू करते होंगे और मूव करने के बाद क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते होंगे। तो भाई 46 का आंसर होना चाहिए पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट दिस, फिर भाई सी के बाद बी, अच्छा क्रोमैटिड सेपरेट, ओ आई एम सॉरी, इट इज अ मूवमेंट, इसे मूवमेंट बोलते हैं, इसे सेपरेशन बोलते हैं, आई एम सॉरी, इसे सही ढंग से देखिएगा, और इसे स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो पहले स्प्लिटिंग, फिर सेपरेशन, फिर मूवमेंट, अलग अलग डायरेक्शन मूवमेंट। तो पहले स्प्लिट, फिर सेपरेशन, फिर मूवमेंट। तो पहले सी, फिर बी, फिर ए। सो आंसर सी बी ए, सेकेंड ऑप्शन सी बी ए। 46 एक्स शेप स्ट्रक्चर ऑफ द क्रॉस ओवर कॉल्ड एज। देखिए, जब दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर करते वक्त वो एक रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें यहां एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज क्याज्मा या फिर क्याज्मेटा। तो वो इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम पूछना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज क्याज्मेटा। और ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान बनता है और वो भी मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस फर्स्ट के भी बेटा प्रोफेज फर्स्ट में। इसीलिए प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज। 47 हो गया। 47 के बाद आता है 48। डायग्राम देखिए, यहां पर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब यहां पर ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में अलग हुए हैं, और ये क्रोमोसोम आपस में अलग हुए हैं। इसका मतलब ये n था, ये n था, दोनों मिलाकर 2n थे और 2n अलग हुए हैं। ये तो मियोसिस का पार्ट है। और यहां पर हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। इसका मतलब इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर टूटा है, और इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर टूटा है। सेंट्रोमियर टूटना ये माइटोसिस का काम है। तो याद रखना, ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस फर्स्ट, और दोनों एनाफेज हैं। ये भी एनाफेज है और ये भी एनाफेज है। तो अब आपको पूछना, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम सो एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकेंड। तो याद रखना, माइटोसिस जो होता है वो मियोसिस सेकेंड की तरह काम करता है, मियोसिस सेकेंड की तरह काम करता है। सो इट इज एनाफेज सेकेंड एंड इट इज एनाफेज फर्स्ट।
सो ए इज एनाफेज फर्स्ट एंड बी इज एनाफेज सेकेंड। 48वें क्वेश्चन में जहां पर भी ऐसा दिया हो वो है सेकेंड, ए इज एनाफेज फर्स्ट एंड बी इज एनाफेज सेकेंड। 48वें के बाद 49 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप असेंबल। होता क्या है बेटा कि एनाफेज के बाद जब आती है टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्रोमोसोम अपने अपने पोल में पहुंच चुके हैं। अपने अपने पोल में पहुंचना चालू करना ये एनाफेज का काम था, पहुंच चुकना ये टीलोफेज का काम है। और इन टीलोफेज में ही बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने लगती है ताकि दो अलग अलग सेल बनाई जा सकें। तो बोल रहे न्यूक्लियर एनवेलप आने लगा है क्रोमोसोम के चारों तरफ। ये किस फेज में होगा? ये फेज होगी टीलोफेज। 49वें का सेकेंड क्वेश्चन ये आंसर हो गया, सेकेंड आंसर। 49 के बाद आपके पास 50वां क्वेश्चन आता है, इसे देखिए। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, इट लास्ट फॉर 5% टाइम। नहीं, इट इज 95% से ज्यादा समय पर केवल इंटरफेज रहती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही। पहला ही गलत है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सही है, सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है। साइकिल ग्रोथ एंड डिवीजन सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियन सेल, ये भी होता रहेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये भी सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत है। तो गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होगा एंड दैट इज फर्स्ट आंसर, क्योंकि ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट कौन सा है? दैट इज फर्स्ट, जो सही नहीं है। 50वें का पहला सही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। 50वें के बाद आता है 51, स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? सो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये प्रोटीन्स के फाइबर बने होते हैं। प्रोटीन है वो भी बेटा ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल और ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल के स्पिंडल फाइबर बने हो सकते हैं। तो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है जिनसे स्पिंडल फाइबर बने होते हैं। तो 50वें का और 51वें का आंसर है बेटा, 51वें का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। आगे चलो। 51 के बाद आपके सामने 52 क्वेश्चन आता है, डिप्लोटीन। चलिए, मुझे नहीं मालूम आपने कैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट, ओके, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, मेटा के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन प्रोफेज की खुद की सब फेज होती है। प्रोफेज खुद बटा हुआ कई फेजेस में, जैसे लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, जाइगोटीन, इसके बाद आता है पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये सब प्रोफेज के ही पार्ट है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। प्रोफेज वैसे ही सबसे ज्यादा लंबा फेज है, और प्रोफेज में भी डिप्लोटीन, इट इज द लास्ट, इट कैन लास्ट फ्यू मंथ, कुछ जगह पर या सालों तक रह सकती है। वो कौन सी जगह है? ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट। कुछ वर्टिब्रेट की जो ऊ साइट्स होती हैं, गैमीट सेल्स होती है, उनमें डिप्लोटीन महीनों और सालों तक पड़ी रहती है। तो 52 का आंसर होगा फर्स्ट। ये आप सही कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। आप खुद ही सोचो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सॉरी, आप पढ़ते हो गैमीट फॉर्मेशन और उसमें फॉलिकल फॉर्मेशन, वहाँ पर भी मियोसिस अरेस्ट होती है, और वो भी बेटा मियोसिस फर्स्ट में ही अरेस्ट होती है। तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि ऊ साइट ऑफ सब वर्टिब्रेट्स, ये आंसर लगाना पड़ेगा। 52 के बाद आता है 53, सम एग्जाम्पल ऑफ सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एक कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएं, सो मैनी न्यूक्लियस, वन सेल मैनी न्यूक्लियस, इट इज नोन एज सिंसीशियम। और ये कब होगा? जब बेटा
एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, दिस इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। इसके लिक्विड एंडोस्पर्म में जो आप लोग कोकोनट वाटर पीते हैं ना, जो नारियल पानी पीते हैं, वो एक एंडोस्पर्म है और उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 53 इज अ सेकंड। अगला क्वेश्चन 54, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक 64 सेल। आइए कर लेते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी एक सेल से 64 सेल तक जाने पर एक मियोसिस ये रहा, एक मियोसिस ये रहा, एक मियोसिस ये रहा, फिर एक मियोसिस ये, एक ये और एक ये। 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर मियोसिस हो जाए, कैसे? एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, फिर 4 से 8 सेल, इस तरीके से मियोसिस होती जाएंगी। तो 6 मियोसिस चाहिए आपको। 6 मियोसिस करनेंगे कॉन्टिन्यूअस, जिससे 64 सेल हो जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। आगे बढ़ जाइए। 54 क्वेश्चन के बाद आता है 55वां क्वेश्चन, इसे देखिए। ओके, फिर से एक बार लिखते हैं। लेप्टोटीन, अगर भूले नहीं हो, लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, लेप्टस का मतलब ही होता है थ्रेड लाइक, लेप्टस का मतलब होता है थ्रेड, तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक है। फिर आया जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयर हो गए, जाइगस शब्द का मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम आ गया, जाइगोटीन। फिर पैकीटीन, पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होने लगी, याद रखना, शुरू हो गई क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर चलती रही और इसके बाद डायाकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर खत्म हो गई, डिप्लोटीन में खत्म हो गई और इनके नीचे का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मूव कर गया। तो बोलते हैं पहले क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो सिनेप्सिस होगी, जो कि जाइगोटीन में होगी, सिनेप्सिस होगी। तो बी इज द फर्स्ट, 55 का पहले होगा फर्स्ट। फिर सिनेप्सिस होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होने लगेगी, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा, जो सिनेप्सिस थी वो अलग हटने लगेगी। और जब सिनेप्सिस अलग हटने लगेगी तो क्रोमोसोम अलग अलग मूव करने लगेंगे, और जब क्रोमोसोम अलग अलग मूव करने लगेंगे तो उनके क्रोमैटिड आपस में फंसे रह जाएंगे और क्याज्मा अपीयर होगा। क्याज्मा सबसे बाद में अपीयर होगा। तो नंबर 1 इज सिनेप्सिस, नंबर 2 is crossing over, number 3 is recombination, number 4 is dissolution, number 5 is chiasma visible. So answer होगा BAC थर्ड ऑप्शन। 55 का थर्ड ऑप्शन सही है, BACDE। आगे बढ़ जाइए। 55 के बाद आता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। क्रोमोसोम और उनका ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाए, ये कहाँ होगा? एनाफेज में, वो भी माइटोसिस की, या फिर मियोसिस सेकेंड का एनाफेज, दैट इज एनाफेज 2। तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस सही है, एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड होता तो चल जाता। एनाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज द आंसर। 56 का चौथा आंसर सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 56 के बाद आता है 57। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट इज अचीव बाय, याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चों का नाम क्लोन्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा वेरिएशन आते हैं, लेकिन माइटोसिस में देयर इज नो वेरिएशन। मियोसिस में वेरिएशन है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आते हैं। तो इसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। 57 का चौथा आंसर सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 57 के बाद आता है 58। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस
द एंजाइम इज, दो क्रोमोसोम के बीच में, ये रहे दो क्रोमोसोम, और इन दो क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इस एंजाइम का नाम बताइए। एंड दैट एंजाइम इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम है दिस वन। करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। 58 के बाद आता है 59। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही लिए गए। इसीलिए ज़्यादा नॉलेज से देने की बजाय हम लोग उन चीज़ों पर प्रेसाइज हो रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब आप देखिए, बोलते हैं इट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कोलेजन। बिल्कुल सही है, वो भी एनिमल कोशिकाओं में। एक एनिमल कोशिका दूसरी एनिमल कोशिका के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनमें कोलेजन एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एक्ट एज एन एंजाइम, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। GLUT4 इज नॉट एफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। अरे कैसे? ग्लूट का फुल फॉर्म ही होता है ग्लू और टी। ग्लू का मतलब ग्लूकोज, टी का मतलब ट्रांसपोर्टर, यानी ग्लूट प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करती है। और ये बोल रहे नॉट, ये तो गलत है। और इन्होंने पूछा है विच इज मिसमैच, तो हमारा यही बेटा आंसर मिसमैच है, यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट, सही है। सो हमारा 59 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 59 के बाद आता है 60। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो इंसेक्ट में पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ फंगस में पाई जाती है, सीटा ऑफ अर्थवॉर्म में पाई जाती है, तीनों जगह पाई जाती है। ये आपको लर्न करना है। काइटिनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है जो बेटा एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, आपको मालूम है ना, कॉकरोच में पाया जाएगा, फंगस की सेल वॉल में पाया जाएगा, और अर्थवॉर्म में मूव करने के लिए सीटा होते हैं उनमें भी पाया जाएगा। तो 60 के चौथे। इसके बाद आया 61, इस पे ध्यान दीजिए। इन अ पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक बाय, याद रखना ये एक शुगर है, इस शुगर को दूसरी शुगर से जोड़ने के लिए अब यहां पर एक COC बॉन्ड होता है जो पोजीशन नंबर 1 और 4 के बीच में होता है। इट इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक मोनोमर शुगर का दूसरे मोनोमर शुगर के जुड़ता है बाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। सो इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा होता है तो वाटर बाहर होता है, डिहाइड्रेशन से बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आफ्टर डिहाइड्रेशन विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। 61 इज 4। आगे बढ़ जाइए। स्टीडी स्टेट बोलते हैं जो ह्यूमन है या कोई लिविंग स्टेट है, कोई जिंदा है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका मन ना करे तब भी सुनिए, ओके। अब मेटाबॉलिज्म कुछ रिएक्शंस है, अगर इन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया? इक्विलिब्रियम, तो याद रखना इक्विलिब्रियम पे नेट वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है लेकिन इनमें इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आने पर नेटवर्क डन 0 हो जाएगा, और अगर नेटवर्क डन 0 है तो आप कहेंगे बंदा काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना सांस ले रहा, ना हृदय धड़क रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और अगर किसी का हृदय नहीं धड़क रहा और सांस नहीं ले रहा तो वो जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। इसका मतलब है कि बेटा लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम को झेल नहीं सकती। लिविंग स्टेट इज ऑलवेज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जितने लोग भी जिंदा लोग हैं वो स्टीडी स्टेट में हैं और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आते ही नेटवर्क डन 0 हो जाएगा, और नेटवर्क डन 0 का मतलब होता है डेथ। तो आप जिंदा हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी की जितनी भी रिएक्शन है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे। 62 के बाद आता है 63। आप इसे देखें और बताएं व्हाट इज प्रोटीन। आइए प्रोटीन के बारे में समझते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स से तीसरे अमीनो एसिड से चौथे अमीनो एसिड इस तरीके से लिंक होता जाता है, और लिंक होकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाता है। पेप्टाइड
तो प्रोटीन एक लीनियर पॉलीमर हो सकता है, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर जो चेन बनी इसमें फोल्ड पड़ते जाते हैं, और फोल्ड पड़ने की वजह से ये सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है। लीनियर स्ट्रक्चर इज प्राइमरी, सेकेंडरी और बेटा वुलन बॉल लाइक टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। तो पहले तो बोल रहे लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सही है। इट इज हेट्रोपॉलीमर मॉलिक्यूल, सही है, क्योंकि अमीनो एसिड हर बार आ रही हैं, पर इतने प्रकार की अमीनो एसिड होती हैं, 20 प्रकार की। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं जो जगह बदल बदल के आ रही, कभी ग्लाइसिन, कभी एलानिन, कभी मिथियोनिन, कभी ग्लूटामिक एसिड। इसका मतलब हर बार अमीनो एसिड बदल रहा है, और अगर मोनोमर हर बार बदले तो इट इज नॉट होमोपॉलीमर, इट इज हेट्रोपॉलीमर, ये भी सही है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, it also folded upon itself like hollow woolen ball from the tertiary structure। woolen ball तक जाते जाते tertiary structure हो जाएंगे, ये भी सही है। ओके, नाउ फर्स्ट और लास्ट अमीनो एसिड का कैसे चुनाव करेंगे। देखिए अमीनो एसिड क्या होता है, आप लीजिए मीथेन, मीथेन में एक जगह H हटाकर COH लगा दीजिए, एक जगह लगा दीजिए NH2, एक जगह लगा दीजिए R और एक जगह लगा दीजिए H। ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में ये फिक्स वेरिएबल, ये केवल यही बदलता है, इसीलिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। अब आप देखिए फिर से HNH, C, COOH, R2 और H। अब की बार फिर से बदलिए HNH, C, COOH, R3 और H। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनते वक्त एक का COH दूसरे के NH2 के साथ वाटर बना के निकल जाता है, निकल गया तो एक CONH बॉन्ड बनता है। दिस CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड। ये वाटर बन के निकल गया, ये बना CONH बॉन्ड पेप्टाइड। इस तरीके से आप जितनी लंबी चेन बनाते जाओ, बीच वाले जितने भी अमीनो एसिड आएंगे उनका NH2 भी पेप्टाइड बॉन्ड में और COH भी पेप्टाइड बॉन्ड में। लेकिन जो टर्मिनल एंड के अमीनो एसिड होंगे, अगर उनका COH पेप्टाइड बॉन्ड में गया तो NH2 खाली रह जाएगा, और अगर NH2 पेप्टाइड बॉन्ड में गया तो COH खाली रह जाएगा। जिसका NH खाली रह गया इसे हम लोग बोलते हैं N टर्मिनल, और जिसका COH खाली रह गया वो होता है C टर्मिनल। और जो N टर्मिनल होता है ये हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, और ये फर्स्ट अमीनो एसिड के बारे में बताता है, और जो C टर्मिनल होता है ये हमेशा राइट में रखा जाता है और लास्ट अमीनो एसिड के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, द फर्स्ट अमीनो इज ऑल्सो कॉल्ड एज C टर्मिनल। नो, इट इज नोन एज N टर्मिनल। तो ये तो गलत है भाई। अब बताओ क्या सही है और क्या गलत है। ABC इज करेक्ट एंड D इज इनकरेक्ट। तो ये केवल पहला ही ऑप्शन आएगा, ABC करेक्ट। 63 का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 63 के बाद आता है 64। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड, C टर्मिनल, नहीं वो N टर्मिनल होता है, गलत होता है। राइट एंड रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड, N टर्मिनल, नहीं वो C टर्मिनल होता है, अभी अभी बनाया। लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, N टर्मिनल, सही है। राइट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, C टर्मिनल, नहीं ये गलत है। वो राइट एंड होता है, वो लास्ट होता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था, इस तरफ N, इस तरफ C, N वाला लेफ्ट हैंड, C वाला राइट हैंड। सो थर्ड ऑप्शन 64 का थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, 64 के बाद आता है 65, इट इज C5 H5N5। क्यों? देखना, ये कार्बन है, इसको 4 वैलेंसी चाहिए, 1 2 3 और एक H से आएगी। ये कार्बन इसे 4 वैलेंसी चाहिए, 1 2 3 4, चारों पूरी, 1 2 3 4, ये चारों पूरी। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, यहाँ पर H आएगा। अब देखो H कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 H हो गए। कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, कार्बन भी 5 हो गए। अब नाइट्रोजन देखो, 1 2 3 4 5, C5H5N5। ये प्यूरीन है, और प्यूरीन में भी बेटा ये एडेनिन जैसा दिख रहा है, एंड दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए, नाइट्रोजन बेस है।
65 के बाद आता है 66, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रिप्रेजेंटेड बाय। पहले बात तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप समझ लें, एक पेंटोज शुगर होगी जिसकी पहली पोजीशन में होगा नाइट्रोजन बेस, दूसरी OH, तीसरी OH, चौथी COC और पांचवी में CH2OH होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, पर CH2OH में यहां पर बेटा फॉस्फेट बॉन्ड होगा तो OP डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये होगा, H3PO4 ओके। अगर H3PO4 बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, इसमें से ये वाला O यहां पर आ जाएगा तो ये दो OH बाकी रह जाएंगे और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सॉरी, इट इज आई एम वेरी मच सॉरी, इट इज अ ईस्टर बॉन्ड। ये अल्कोहल था, वो एसिड था, तो ईस्टर बॉन्ड होगा। ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। अब आप एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएं, पहला पॉइंट नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवा CH2O, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अब आप देखिए ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। अच्छा, ये एक ईस्टर बॉन्ड हो गया। अब ये पोजीशन नंबर 3 है और ये पोजीशन नंबर 5 है, 1 2 3 4 और 5। ये अल्कोहल, ये एसिड, अल्कोहल एसिड फिर वाटर बना करके निकल जाएंगे H2O, फिर से एक बॉन्ड बनेगा, ये भी ईस्टर होगा। ईस्टर और ईस्टर, इट इज नोन एज डाई ईस्टर, और ये डाई ईस्टर फॉस्फेट का है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो द टू बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ही आपस में जुड़े होंगे, तो 66वें क्वेश्चन का आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। अच्छा, तो अब मान लो एक चेन आ गई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जिसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, दूसरी चेन आ गई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जिसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं। मान लीजिए ये A, T, G, C है, तो A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा, G के सामने C आएगा, C के सामने G आएगा। इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो एक चेन दूसरी चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड से और एक चेन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर किससे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस पेयर इज ऑलवेज फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 66 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। आया 67, इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? लेसाइथिन इज फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड है, और हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड दे आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। सिंगर निकोलसन के मॉडल के अनुसार ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सही है। पामेटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ 18 कार्बन, ये तो गलत है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता, बल्कि ये सैचुरेटेड होता है। एडेनाइलिक एसिड इज एडिनोसिन विथ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। नहीं, ग्लूकोज तो कभी नहीं होता एडेनाइलिक एसिड में, क्योंकि एडेनाइलिक एसिड में राइबोज नाम की शुगर होती है। आगे बढ़ जाओ। एलानिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। एलानिन बेटा नहीं, एलानिन ऐसा नहीं है, इट इज नॉट द अमीनो ग्रुप है, लेकिन ये अल्फा पोजीशन पर है, देखना, याद रखना। COOH NH2, तो COH के बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो NH2 ग्रुप हमेशा अल्फा कार्बन पे ही होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है। सो 67 का आंसर जो आएगा इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, बाकी गलत। आगे बढ़ जाओ। 68 आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, ये रहा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, पहले तो इसे समझ लो, वरना आप कंफ्यूज बहुत होगे। तब ये समझा लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम,
इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपो एंजाइम और एक होता है कोफैक्टर। ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मैं कल को तुम्हें बताऊं कि ये रहा एपो एंजाइम और ये रहा कोफैक्टर, और इन दोनों को मिला करके हमने बोला होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम इज ऑलवेज प्रोटीन, ये हमेशा प्रोटीन है। लेकिन कोफैक्टर तीन प्रकार का हो सकता है, इट मे बी ऑफ 3 टाइप। कोफैक्टर में बी ऑफ 3 टाइप। वन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम और तीसरा है मेटल। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें परमानेंट जुड़ा रहेगा, कभी नहीं अलग होगा। कोएंजाइम इससे अलग हो जाएगा और मेटल होगा तो मेटल होगा। यहां प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात चल रही है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर टाइटली, बहुत तेजी से अटैच होते हैं। प्रोस्थेटिक हमेशा टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। किसके साथ जुड़े होते हैं? एपो एंजाइम। तो यहां सी में एपो एंजाइम आएगा, यहां टाइटली आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन है? दो एंजाइम है, एक है पेरोक्साइडेज और एक कैटालेज। इनमें हीम ग्रुप होता है जो टाइटली अटैच रहता है। तो A इज प्रोस्थेटिक, B इज टाइटली, C इज एपो एंजाइम, D इज पेरोक्साइडेज। आंसर इज 4th। इसके अलावा और कुछ नहीं। 68 के बाद आता है 69, इसे समझिए। विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, राइट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड, अनब्रांच नहीं है, इट इज हाईली ब्रांच। इतना ब्रांच्ड है कि ये स्टार्च से भी ज्यादा ब्रांच माना जाता है, इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, स्टोरेज मटेरियल की तरह काम आता है, इसलिए हाईली ब्रांच होता है। तो इनकरेक्ट इसमें यही होगा, आप यही आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ जाइए। 70 आया। 70 को ध्यान से देखिए। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ, डाइटरी प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और ऐसे अमीनो एसिड जो हम फूड के द्वारा लेते हैं, फूड के द्वारा, जिसे बॉडी नहीं बना पाए, फूड से लें, उन्हें हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो डाइटरी प्रोटीन इज द गुड सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। तो 70 का आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़िए। 71 टू वेरिएंट ऑफ सेलुलोज। देखिए ध्यान समझिएगा वरना एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो हमें दो पॉलीमर और पता लगाने हैं जो ग्लूकोज से बने हो। अच्छा, इंसुलिन तो प्रोटीन है, गलत हो गया। ग्लाइकोजन नो डाउट ग्लूकोज से बना है, लेकिन ये दोनों नहीं है। स्टार्च बेटा ग्लूकोज से बना है, इंसुलिन प्रोटीन से बना है। स्टार्च ग्लूकोज से बना है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना है। तो आंसर विल बी 3rd। यानी सेलुलोज की तरह ग्लूकोज का पॉलीमर और कौन कौन है ये निकालना था। जैसे सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, वैसे ही स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वन थिंग मोर, यहां पर सेलुलोज लीनियर स्ट्रक्चर रखेगा और यहां स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांच ग्लूकोज पाए जाएंगे। तो 71 क्वेश्चन ये भी हो गया। आइए 72 देखिए। 72 द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, मैंने पढ़ाया था एनाबोलिज्म और मैंने पढ़ाया था कैटाबोलिज्म। ये रिएक्शन है जिनको दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कुछ एनाबोलिज्म रिएक्शन है, कुछ कैटाबोलिज्म रिएक्शन है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वी रिक्वायर एनर्जी, ओके। और कैटाबोलिज्म में एनर्जी निकलती है। अब याद रखना, ये दोनों रिएक्शन सेल के अंदर चल रही हैं और सेल के अंदर एनर्जी का मतलब है एटीपी। इसका मतलब है यहाँ एटीपी जरूरी होगी और यहाँ एटीपी निकलेगी। इसीलिए बोलते हैं जो ब्रांच ऑफ साइंस एटीपी के आदान प्रदान के बारे में बात करे दैट इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि ये एनर्जी के आदान प्रदान के बारे में बात कर रही है। तो 72 का आंसर होगा बायो एनर्जेटिक्स।
and that will be for the ATP production and its utilization. इसके बनने और इसके यूज होने में जरूरी है। 72 के बाद आता है 73। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन द गिवन ग्राफ, आपके सामने ग्राफ दिख ही नहीं रहा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पर लिखा है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है। यहां दो ग्राफ बने हुए हैं, पहला ग्राफ बना है, प्रोडक्ट वही है, दूसरे ग्राफ में भी प्रोडक्ट वही है। यहां लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट, यहां लिखा हुआ है A और यहां लिखा हुआ है B। तो याद रखना, मैं एक लाइन और खींच रहा हूं, ये होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट में कितनी और एनर्जी जोड़ दी जाए जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाए, इसे बोलते हैं दिस डिफरेंस इन एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रखना, ए वाले ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, जबकि बी वाले ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी है। यानी ए वाला ग्राफ में एनर्जी एक्टिवेशन ज्यादा और बी वाले में कम, क्योंकि बी वाला एंजाइम की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो आपके बारे में बोला रहा है, ए एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम सही है, बी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम गलत है, ए एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम ये भी गलत है, ऑल और कलेक्ट ये भी गलत है। तो सही है आंसर फर्स्ट, 73 का आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि ए वो है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन बिना एंजाइम के, और बी वाला विद एंजाइम है, और ऐसा ऑप्शन में केवल पहला ऑप्शन सही है। 73 इज फर्स्ट। 73 के बाद आता है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सिंपल एंजाइम। याद रखना, ऑल्सो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, पीएच भी इफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी करता है, को फैक्टर भी करता है, चारों करते हैं, लेकिन इनमें सबसे कम करता है को फैक्टर। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट और इन सब चारों का नहीं होता, चारों का होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंजाइम कंट्रोल बाय टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट, उसमें प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर या एब्सेंस ऑफ को फैक्टर का रेट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि को फैक्टर अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और को फैक्टर होगा तो रिएक्शन होगी। तो रेट वाला बात हम लोग टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट के साथ करेंगे, को फैक्टर के साथ नहीं। सो इस वजह से हम लोग थर्ड ऑप्शन लगा दें। अदरवाइज ये चारों ऑप्शन ही सही है कि चारों के चारों ऑप्शन में बेटा रेट डिपेंड करता होगा, लेकिन सबसे कम प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर। आगे बढ़ जाइए। 75, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये भी आपको मालूम है कि जब एंजाइम हो आपके पास और उस एंजाइम के पास सबस्ट्रेट भी आना चाहे और इनहिबिटर भी आना चाहे, और दोनों की शक्लें एक जैसी हों और वो इसी एक्टिव साइट पे आना चाहें, तो इन दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं, और कभी कभी इनहिबिटर यहाँ आ जाता है और वो सबस्ट्रेट को हटा देता है। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऐसा ही एक एंजाइम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, ड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, जिसका मेन सबस्ट्रेट होता है सक्सीनिक एसिड, जिसको इनहिबिटर मैलोनिक एसिड नाम के एसिड के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। तो मैलोनिक एसिड इज इनहिबिटर जो सक्सीनिक एसिड को हटा देता है, और किस एंजाइम में? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनिक एसिड। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को मैलोनिक एसिड के द्वारा ब्लॉक कर लेना, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। 75वें क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए, 75 का फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, 76 आएगा। बोलते हैं कि अगर 10 स्टेप घूम जाए हमारा डीएनए तो एक पिच के बराबर चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब एक पिच बन जाएगा तो याद रखना पिच में टोटल कितना डिग्री रोटेशन होता है? इट इज 360 डिग्री। सो इट इज 360 डिग्री। डीएनए 360 डिग्री घूम गया, इसे पिच बोलते हैं। 76 के बाद आता है 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ
रेफरेंस एंजाइम, ये तो आपको खुद कर देना चाहिए क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाया था होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। को फैक्टर भी कर सकते हो, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 77वें का आंसर जो होगा पहला होगा। आगे बढ़ जाइए, 77 के बाद आएगा 78। यूरिडीन क्या है? तो डायरेक्ट है, यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड, पहले भी मैंने पढ़ाया था, यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। 78 का आंसर होगा न्यूक्लियोसाइड। आगे बढ़ जाइए, 79 आएगा, बोलते हैं फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू R। याद रखना RCOOH, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। लेकिन एक बात याद रहे, R में कार्बन का नंबर 1 से लेकर 19 तक वेरी करना चाहिए, यानी मिनिमम 1 कार्बन का R होना चाहिए और मैक्सिमम 19 का, तब तो इसे फैटी एसिड बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए? 1 to 19। आगे बढ़ जाइए, 79 के बाद आपके सामने आ गया 80, इसे मैच करवा दीजिए। कार्बोहाइड्रेट, इनुलिन नाम का कार्बोहाइड्रेट है जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, इसी से मिलता जुलता शब्द था इंसुलिन जो कि प्रोटीन था। याद रखना ट्रिप्सिन यहाँ पर एक प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड है एडेनाइलिक एसिड से और लिपिड रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव्ड लिपिड है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देख लीजिए। 80 का सही आंसर होगा फर्स्ट, 1 is C, 2 is A, 3 is D, 4 is B। आगे बढ़ जाइए, 81 क्वेश्चन आया, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्विटर आयनिक फॉर्म, इनमें से कौन ज्विटर आयन होता है? तो ज्विटर आयन का वो आयन होता है जिसमें कैटायन और एनायन को एग्जिस्ट करते हैं अमीनो एसिड में। उसी अमीनो एसिड में कैटायन और एनायन, जैसे पहले अमीनो एसिड लिख लो, NH2CCOOH RH। मान लीजिए यहाँ से H प्लस निकल जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा और वो H प्लस यहाँ जुड़ जाए तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरफ NH3 प्लस, एक तरफ CO माइनस, इट इज ज्विटर आयन। NH3 प्लस CO माइनस, इट इज ज्विटर आयन। यही आंसर होगा 81 का। 81 के बाद आएगा 82। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं ग्लूटामिक एसिड, बेसिक के एग्जाम्पल हैं बेटा लाइसिन, न्यूट्रल के हैं वैलिन और एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। तो 82 क्वेश्चन का भी आंसर आप रख लीजिए। A is 3rd, B is 2, C is 1, D is 4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 82 के बाद आता है 83। पॉलीराइबोसोम क्या होता है? बहुत सारे राइबोसोम एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो पॉलीराइबोसोम होगा, लिट और उनके बीच में mRNA हो, इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और ये पॉलीराइबोसोम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमें अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो पॉलीराइबोसोम की जरूरत होगी। ओके, तो 83 क्वेश्चन का आंसर होगा सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA, थर्ड ऑप्शन। 83 के बाद आएगा 84। इसका करेक्ट सीक्वेंस देख लो भैया, जो कुछ भी बोला गया हो। करेक्ट सीक्वेंस लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, देयर इज नो न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाएगी सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर पाई जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। तो सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आएगी सेल वॉल और उसके अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आएगी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए सेल वॉल एक साथ रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन ये रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो 84 का थर्ड ऑप्शन, पेपर में मिसप्रिंट नहीं है, बाकी इसमें मिसप्रिंट है। तो सेल वॉल एक साथ आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स से एरो लगाइएगा सेल वॉल और फिर बेटा सेल मेम्ब्रेन एक साथ। थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए,
84 के बाद आया 85। इस क्वेश्चन को देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के रेटिकुलम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम होता है, और SER बेटा ये लिपिड सिंथेसिस के काम आते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस के काम आते हैं। स्टेरॉइड तो याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप इन द सेल विच सिंथेसाइज स्टेरॉइड, क्योंकि SER स्टेरॉइड में ज्यादा होगा। तो 85 का पहला आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। ओके 86 आया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज में कर सकते, एक्सक्रीशन मेनली काम करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, और प्लाज्मोडेस्मेटा ये चलो स्टोरेज का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम नहीं है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट के लिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, दे आर द सेलुलर कनेक्शन, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसका आंसर इनकरेक्ट वाला होगा 4th। नाउ 87 आया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर ये बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं। इस क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सेल है, ओके, तो एक सेल से दो सेल बनने में एक माइटोसिस होगी, ओके, और दो सेल से 4 सेल बनने में अगेन एक माइटोसिस होगी। मान लीजिए पहली माइटोसिस में 1 मिनट लगा, तो ये सेल भी 1 मिनट में और में बेटा 2 हो जाएगी, और ये सेल भी 1 मिनट में। तो जिस 1 मिनट में ये 1 से 2 हो रही होगी, उसी 1 मिनट में ये 1 से 2 हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि एक कपड़ा सूखने में 1 घंटा लगता है तो 10 कपड़े सूखने में 10 घंटे लगेंगे, नहीं। 10 कपड़े एक साथ फैला दो तो 1 घंटे में सूख जाएंगे। तो उसी 1 मिनट में ये सेल 2 बना गई और ये भी सेल 2 बना गई। तो पहले 1 मिनट में 1 से 2, अगले 1 मिनट में 2 से 4। अच्छा, अगले 1 मिनट के बाद आपके हिसाब से क्या होगा? 4 से 8, और अगले 1 मिनट में 8 से 16। यानी हर 1 मिनट बाद ये सेल डिवाइड कर रही है। अ सेल डिवाइड एवरी मिनट, और हर 1 मिनट के बाद ये अपने अमाउंट का डबल कर देती है। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। यानी हर 1 मिनट के बाद ये अपने अमाउंट को डबल, जस्ट डबल कर देती है। 100 से 200, 1000 से 2000। अब वो बोल रहे हैं कि एक 50 ml का बीकर है, ये रहा वो 50 ml का बीकर, और बोलते हैं कि ये आधे घंटे में भर जाता है। ये रहा आधे घंटे में ये बीकर भरा हुआ है, 30 मिनट में ये बीकर भर जाता है। और बोलते हैं तुम समय बताओ जिसमें ये आधा हो जाए। जब आधा रहा होगा तो कितने मिनट में रहा होगा? भैया आधा ठीक 1 मिनट पहले रहा होगा, क्योंकि 1 मिनट में अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये 1 मिनट पहले इसका आधा रहा होगा। यानी बीकर आधा कब रहा होगा? 30 मिनट से 1 मिनट पहले, दैट इज 29 मिनट। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं सेल डिवाइड एवरी मिनट, at this rate of division it can fill the 100 ml of beaker। अच्छा, 100 ml of beaker in a half hour, 100 ml बीकर को आधे घंटे में भर देता। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू 50 ml? यानी 100 से आधा, आधा कब भरा रहेगा? ठीक 1 मिनट पहले, क्योंकि 1 मिनट में ये अपने अमाउंट को डबल कर लेता है। तो माना पैमाना, मान लिया कि तुमने कि बेटा 100 माना कि x मिनट में वो x मिनट 30 मिनट है जब ये पूरा भर चुका है, तो ठीक 1 मिनट पहले उसका आधा होगा, क्योंकि ये 1 मिनट में अपने नंबर को डबल कर देता है। 1 से 2 1 मिनट में, 2 से 4 1 मिनट में, 4 से 8 1 मिनट में, 8 से 16 भी 1 मिनट में, 16 से 32 भी 1 मिनट में। तो मैं बोलूं 32 का आधा कितने मिनट पहले रहा होगा? ठीक 1 मिनट पहले। यानी अगर आधा घंटे में पूरा भर जाता है तो आधा घंटे में पूरा भर जाता है, तो इस जितना भरा उसका आधा कितनी देर पहले रहा होगा? ठीक 1 मिनट पहले। तो आधा घंटे 30 मिनट में 1 मिनट घटाओ, 29 मिनट इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हो, इस वजह से मैंने बताया, अदरवाइज इतना बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है। 87 का आंसर होगा 4th। 87 के बाद आया भाई
88। इसे देखो कि कौन किसके साथ कर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, टर्मिनेशन ऑफ कैज्मा, डायकाइनेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर है 88, ध्यान से देखिएगा भाई, सही है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकिटीन में बनता है, डायकाइनेसिस में टर्मिनेशन होता है। भाई डायकाइनेसिस का मतलब है ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग जाने लगे, डायकाइनेसिस तभी तो बोलेंगे। तो ये तो डायकाइनेसिस टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा कर रहा है, क्याज्मा अलग अलग होने लगा यानी टूटने लगा। रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल पैकिटीन में बनता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने लगी। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स लेप्टोटीन में नहीं बनता, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, इनकरेक्ट। 88 के बाद आया 89। आपके सामने एक डायग्राम है, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, वो डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं, पूरा डायग्राम। इन्होंने एक ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और ऐसा दूसरा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, फिर इन्होंने यहां लिखा है इंटरफेस। ओके, इंटरफेस के बाद यहां पर इन्होंने एक यहां पर लगाया है। तो इंटरफेस की पहली फेज तो भाई G1 होती है, दूसरी फेज S होती है और ये रही G2। तो ये मेरे हिसाब से G1, ये S और ये G2। इसके बाद ये प्रोफेज आता है, ये मेटाफेज आता है, ये एनाफेज आता है, ये टीलोफेज आता है और C फॉर ये साइटोकाइनेसिस आती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को कुल मिलाकर A बोला गया है, तो ये होती है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस C है ही है, G1, S, G2। अब ये पूछ रहे A, B, C क्या है। A इज कैरियोकाइनेसिस, B इज एनाफेज, C इज साइटोकाइनेसिस, D इज S फेज। तो क्या पूछ रहे हैं ये, करेक्ट इंडिकेट। B मेटाफेज को बताता है, B मेटाफेज को नहीं बताता, गलत। B बताता है एनाफेज को। C कैरियोकाइनेसिस को बताता है, नहीं। C साइटोकाइनेसिस को बताता है, ये भी गलत है। D सिंथेटिक फेज को बताता है, सही है। और A साइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस को बताता है, ये भी गलत है। तो बेटा केवल थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी आगे बढ़ जाइए। आखिरी क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और आपका चैप्टर सही हो जाएगा। बोलते हैं जब 1 से 2 सेल बन जाती है, ये रही 1 से 2 सेल, और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो जो सेल प्लेट ग्रो करती है वो कहाँ से ग्रो करती है। तो मान लो सेल प्लेट यहाँ से बनी तो टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ जाती है, तो बोलती है कहाँ से कहाँ ग्रो करेगी, सेंटर टू वॉल, फ्रॉम सेंटर टू वॉल, और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो जाती है। और ये एनिमल सेल में होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सॉरी ये प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में होता तो जो न्यूक्लियस बन चुका था, उस न्यूक्लियस बनने पर उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन चालू होते फ्रॉम पेरीफेरस टू सेंटर। ये एनिमल में है, यहाँ प्लेट नहीं बनती, और ये प्लांट में है, प्लांट में उल्टा है, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, एनिमल में पेरीफेरी टू सेंटर। तो सेल प्लेट प्लांट से रिलेटेड, फ्रॉम सेंटर टू वॉल। दिस वॉज योर पेपर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पेपर का डिस्कशन फिर करेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।